अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके का वीज़ा कैसे फ़ाइल किया जाता है और आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होती है वीज़ा फ़ाइल करने के लिए। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी लाजमी होती है, इवन कि अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे भी जा रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आपको लिविंग एक्सपेंस फिर भी शो करना पड़ता है। तो बैंक स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि वीज़ा फाइल करते वक्त कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकती है और फ्री में या पेड अपॉइंटमेंट जल्दी कैसे ली जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट की। तो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली काम ऐसे करती है कि आपको जो बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ती है अपने यूके के वीज़ा के लिए, वो इस तरह होती है कि आपका एक साल का जो लिविंग एक्सपेंस है वो और आपकी जो उस साल की यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फ़ीस होती है, इन दोनों को मिला के आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है। अगर आप जा रहे हैं आउटर लंदन तो आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो 9,207 पाउंड बनता है, और अगर आप इनर लंदन जा रहे हैं तो वो आई थिंक 1,000 से 1,100 के दरमियान होता है। आप 1,100 पाउंड लेके चलें उसको। मैंने एग्जैक्ट अमाउंट अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताई हुई है, तो अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस चेक कर सकते हैं इसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि अगर आपको जानना है कि ऑफ़र लेटर कैसे अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कैसे क्लियर किया जाता है, और साथ ही साथ ये कि कैश लेटर कैसे अप्लाई करते हैं, और यूके का जो टीपी टेस्ट होता है उसका क्या प्रोसीजर होता है, तो मैंने इन सारे टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सो गो एंड चेक दम आउट। तो भाई बैंक स्टेटमेंट का मैंने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट बेसिकली काम किस तरह करती है। अब ये होती है बैंक स्टेटमेंट, वो आपको मेच्योर बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवानी पड़ती है। मेच्योर स्टेटमेंट आपकी कब होती है? यूके के लिए आपको 28 डेज़ की मेच्योर स्टेटमेंट चाहिए होती है। फ़र्ज़ करें कि आपने मंथ के स्टार्ट में जो फर्स्ट डे आता है मंथ का, आपने उस डे को बैंक में अपने अमाउंट डिपॉजिट करवा दी, और उससे आप आगे ऑनवर्ड चलते जाएँ तो 28 या 29 या 30 तक आप कर लें। 28 के वैसे डेज पूरे हो जाते हैं, लेकिन आप एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा रख के सेफ साइड पे चले तो आप 29 या 30 दिन की निकलवा लें, इट वुड बी फाइन। तो स्टेटमेंट आपको कैश लेटर के लिए भी चाहिए होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं कैश लेटर के लिए बैंक स्टेटमेंट, और कुछ जो है वो नहीं डिमांड करती। कुछ आपको मेच्योर स्टेटमेंट का कहती हैं, जबकि कुछ जस्ट आपको फंड शो करवाने के बाद कैश लेटर इशू कर देती हैं। तो वीज़ा के लिए आपको जो है बैंक स्टेटमेंट मेच्योर चाहिए होती है लाजमी। और ये ऐसा नहीं है कि आप किसी मींस के बैंक से फेक बनवा लें, तो ऐसा कोई भी काम ना कीजिएगा। ये बहुत रिस्की होता है और इसमें रिफ्यूज़ल के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यूके का वीज़ा जो है वो आपको बहुत इजी मिल सकता है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम बनेगी। ऐसे ही आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको अपने वीज़ा फाइल करते वक्त भी चाहिए होती है। वीज़ा फाइल करते वक्त जो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं उसमें सबसे मेन जो दो काम होते हैं वो होते हैं, एक आपकी होती है IHS की फ़ीस जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, और दूसरी आपकी होती है एम्बेसी फ़ीस, वीज़ा फ़ीस जिसे कहते हैं। IHS की फ़ीस जो होती है वो होती है 475 पाउंड्स पर ईयर। मींस कि अगर आपका 1 साल का कोर्स है या आपको 1 साल का वीज़ा मिल रहा है एग्जैक्ट, तो आप जो है वो 475 पाउंड जमा करवाएंगे। लेकिन अगर आपको 13 मंथ्स का मिल रहा है तो फिर आपको 1.5 ईयर्स की जो है वो IHS जमा करवानी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपका 2 साल का कोर्स है और आपको वीज़ा मिल रहा है मींस के 27 मंथ का या 26 मंथ का, तो फिर आपको 2.5 साल की करवानी पड़ेगी। मेरे केस में इस तरह है कि मेरा 2.5 साल का कोर्स था, लेकिन ये है कि अब मुझे वीज़ा 1 से 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, जिस वजह से मुझे अपनी जो इंश्योरेंस है वो 3 साल की जमा करवानी पड़ी, जो कि बनती थी 1410 पाउंड। और एम्बेसी फ़ीस की बात करें तो एम्बेसी फ़ीस जो पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है वो 85,000 होती है। आप ये फ़ीस डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। आप पे करें खुद या कोई और पे कर दे, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी पे कर सकता है। मेरे जो पर्सनल कार्ड की लिमिट थी वो कम थी, जिसकी वजह से मेरी फ़ीस जो है IHS की भी और जो वीज़ा फ़ीस भी है वो मैंने किसी और से रिक्वेस्ट की थी उसके लिए। तो आप किसी का भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि उस कार्ड की लिमिट इतनी होनी चाहिए कि आपकी ये जो 2 पेमेंट्स हैं वो ईज़िली हो जाएँ। अब बात कर लेते हैं कि वीज़ा फ़ाइल करने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। वीज़ा फ़ाइल करने के लिए ये है कि आपको UKVI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाते हैं आप, वहाँ से आपको वीज़ा फ़ाइल करना कैसे है उसमें वेबसाइट पे ऑप्शन होता है उसका। फाइलिंग के दौरान बहुत सारी जो डिटेल्स होती हैं वो सिंपल है, आप उसमें टाइप करते जाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या पर्सनल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स की यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर तो आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो यू आर गुड टू गो, आपको कोई एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप पेरेंट्स में से किसी की कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको एक एफिडेविट चाहिए होता है कि यार वो आपके पेरेंट्स की तरफ से होता है कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, ये बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है और इसकी जो फाइनेंसेस हैं उनको मैं बेयर करूँगा, तो मैं इसको टोटली फाइनेंस करूँगा इसकी स्टडीज़ के लिए। वो सिंपल है, आपको कोई भी स्टाम्प वाला बना के दे देगा। तो आप अपने पेरेंट्स की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मदर हो सकती हैं, फादर हो सकती हैं, या आप अपनी पर्सनल जो है वो स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं और किसी तीसरे बंदे की आप स्टेटमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि आप किस बैंक की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा बैंक जो कि कमर्शियल बैंक है, आप उसकी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। HBL हो गया, अस्करी बैंक हो गया, इसके अलावा अल-फलाह बैंक हो गया, मीज़ान बैंक हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, इस्लामी बैंक हो गया, किसी की भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैंक की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें आपने अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होते हैं। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपका जो TB का सर्टिफिकेट होता है, आपको उसे अपलोड करना पड़ता है पैनल पे। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस आ रहा है, मीन्स के गैप है जिसको कवर करने के लिए आपने एक्सपीरियंस लेटर लगाया है, तो वो आपको उस पर अपलोड करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी CV आ जाती है। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना कीजिएगा, जो आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ उनको अपलोड कीजिएगा, क्योंकि जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। तो उससे बचने के लिए ये है कि आप वही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें जो कि ज़रूरी हैं। तो उसमें आपका कैश लेटर भी आ जाता है, आपका ऑफर लेटर भी आ जाता है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जहाँ तक बात है वो दो मेथड से होता है। या तो आप जब वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो पर्सनली खुद उनको अपलोड कर दें, या फिर ये है कि जब आप बायोमेट्रिक के दिन जाते हैं, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है VFS सेंटर में, तो उस दिन आप स्कैनिंग सर्विस परचेज़ कर सकते हैं VFS सेंटर से। उसके जो चार्जेस होते हैं वो 3340 रुपये के राउंड अबाउट होते हैं। उसमें ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स सारे ले लेते हैं और वो पर्सनली आपसे लेके तो स्कैन करके खुद ही अपलोड कर देते हैं। अगर तो आप डॉक्यूमेंट्स खुद अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आर्ट्स वगैरह आ जाएगा, एक्सपीरियंस लेटर आ जाता है, CV आ जाती है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है वो आपको मिल जाती है जब आप अपना वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं। इसके अलावा होता है आपका कैश लेटर होता है, ऑफर लेटर होता है, आपका पासपोर्ट वगैरह होता है, और यही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद अगर आप जा रहे हैं एम्बेसी में तो अपने साथ जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाइएगा। और VFS जाते वक्त जो आपको डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने होते हैं वो अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके जाइएगा। मीन्स के इंटर का, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, अगर आपने डिग्री की हुई है तो वो डिग्री लेके जाइएगा। आइट्स का जो TRF होता है वो हो गया, आपका TB टेस्ट हो गया, पासपोर्ट ओरिजिनल हो गया, CV हो गई, आपका जो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर और जो कैश लेटर होता है उनको प्रिंट करवा के लेके जाइएगा। एक और होती है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, वो प्रिंट करवा के लेके जाइएगा। आपकी जो कंफर्मेशन आती है मेल, जिसमें आपकी IHS की और वीज़ा फीस की कंफर्मेशन होती है कि आपने ये अमाउंट पे की हुई है, उसकी भी प्रिंट करवा के लेके जाइएगा, वो मांग लेते हैं। और एक और होती है वीज़ा एप्लीकेशन का जो फुल फॉर्म होता है 14 पेजेस का। वैसे तो वो ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि आप उसको प्रिंट करवा के रख लें, वो फ्यूचर में आपको किसी भी टाइम काम आ सकता है। उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं जो आप वीज़ा फाइल करते वक्त प्रोवाइड करते हैं उनको। बायोमेट्रिक का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल होता है, और अपॉइंटमेंट ऐसा होता है कि अगर तो स्टूडेंट्स का रश ज़्यादा है तो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत लेट मिलती है, फ्री वाली जो स्लॉट्स होती हैं। और पेड अपॉइंटमेंट्स भी ऐसा होती हैं कि अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मैंने अपना केस जो फाइल किया था वो 16 दिसंबर को किया था, और मुझे जो अपॉइंटमेंट पेड मिली थी 78 पाउंड्स की, वो मुझे मिली थी 31 दिसंबर की। तो मुझे 15 डेज़ वेट भी किया मैंने, और 18-20 हज़ार उसका अपॉइंटमेंट का भी दिया। तो अगर आपको अर्ली अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आपको वीज़ा फाइल करते वक्त जो भी फ्री स्लॉट मिल रही है, आया वो 15 दिन की या 20 दिन के बाद की, आप उसको बुक कर लें और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लेके डायरेक्ट आप VFS सेंटर चले जाएं। वहाँ पे उनसे आप कह सकते हैं कि मुझे एक सर्विस होती है जिसे कहते हैं प्रीमियम लाउंज। उसमें ये होता है कि आपकी जो बायोमेट्रिक है वो ऑन द स्पॉट हो जाती है। उसके चार्जेस होते हैं 10,000 PKR पाकिस्तानी। तो उसमें ये होता है कि आपकी बायोमेट्रिक ऑन द स्पॉट हो जाती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, जब मैं अपना प्रोसीजर कर चुका सारा तो मुझे उसके बाद ये चीज़ पता चली थी कि बायोमेट्रिक इस तरह से भी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ ये सारी चीज़, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए इस बारे में और आपको मज़ीद वेट ना करना पड़े। पहली बात तो ये है कि आपको जो गार्ड होता है बाहर VFS सेंटर के, वो आपको अलाउ कर देता है कि आप अंदर जाके जो स्कैनिंग जो आपकी बायोमेट्रिक सर्विस है उसको परचेज़ कर सकते हैं 10,000 रुपीज़ दे के। अगर तो इन केस ऐसा नहीं होता तो फिर उसमें सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप VFS सेंटर के बाहर वेट करें
और उसमें ऐसा होता है कि जब मैं अपनी बायोमेट्रिक के लिए गया था तो मुझे भी एक दो बंदों ने आके पूछा था कि यार अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो हम आपको अभी आधे घंटे बाद की अरेंज करके दे सकते हैं। तो आपसे चार्जेस मांगेंगे 20,000, 25,000 या 30,000, वो कहते हैं ना जहाँ दाल लग गया उन्होंने लगा लेना है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उनके साथ कितने में डील बनाते हैं। तो हो जाता है बायोमेट्रिक का। अव्वल तो आपको जो है वो गार्ड दे देगा परमिशन अंदर जाने की। अगर वो नहीं देता तो आप 10-15 मिनट बाहर वेट कीजिएगा, कोई ना कोई लाजमी आपको अप्रोच करेगा बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल होता है। उसमें ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ सारे ले जाएं, एक फाइल बना के ले जाएं जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हों। आप फ़ोन अंदर नहीं लेके जा सकते, वो आपसे लेके जमा कर लेते हैं, या अगर आप किसी को साथ लाए या गाड़ी वगैरह में आए हैं तो उसमें रखते हैं। तो आप जैसे ही गेट सेंटर होते हैं, मैं इस्लामाबाद वाले VFS सेंटर का बताना चाहूँगा। ये चक शहजाद वाली साइड पे आता है, जेरीज VFS सेंटर है। तो इसमें ये होता है कि गार्ड से अपॉइंटमेंट कंफर्म ऐसे होगी कि जैसे जो आपको अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन मेल आती है वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। अगर आप वीज़ा फाइल करते वक्त अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, अगर तो आपने ऑन द स्पॉट लेनी है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट करवा के ले जाइएगा, वो गार्ड को दिखाएंगे तो वो अपॉइंटमेंट चेक करके आपको एंट्री दे देगा। सामने रिसेप्शन पे जाएंगे, वो आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म करेंगे और उसके बाद आपको टोकन मिल जाएगा जिसमें सामने काउंटर्स होते हैं और आपको वेट करना होता है अपनी टर्न का। और अपनी टर्न आने पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सीधा काउंटर पे चले जाएंगे। आपसे पासपोर्ट नंबर वगैरह, आपसे नाम वगैरह और ये सारी जो डिटेल्स है वो पूछेंगे। उसके बाद अगर आपने स्कैनिंग सर्विस लेनी है तो ऑन द स्पॉट वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और उसकी जो पेमेंट होती है वो कैश पे होती है। कार्ड वगैरह एक्सेप्ट नहीं करते, आपको कैश पे करनी होती है, वो उसी वक्त हो जाती है। जितनी देर में आप अपनी कैश पेमेंट करेंगे स्कैनिंग की, उतनी देर में आपके डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएंगे और देन आपको वेट करना पड़ता है अपना पासपोर्ट सबमिट करवाने के लिए और बायोमेट्रिक जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो देने के लिए। तो भाई ज़रा तैयार श्यार होके जाना, अपनी तरह हालत शक्ल दुरुस्त करके जाना। आपका भाई तो ऐसे ही मुँह उठा के चला गया था और वहाँ पे पिक्चर बड़ी बुरी आई थी तो ज़रा हालत बेहतर करके जाना। वहाँ पे आपकी पिक्चर बनती है जो वीज़ा स्टिकर के ऊपर आती है और आपके होते हैं फिंगरप्रिंट्स वगैरह, और आपका पासपोर्ट रख लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको वापस भेज देते हैं। उसके बाद भाई मसल्ला बिछा लो और अल्लाह से मांगो कि या अल्लाह पाक बस वीज़ा जल्दी से आ जाए। और जो टाइम रहते हैं उसमें ये होता है कि बस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, दोस्तों यारों को उनको टाइम दें, उनके साथ एंजॉय करें जो आखिरी दिन है पाकिस्तान में। तो ये था सारा प्रोसीजर कि आप कैसे बैंक स्टेटमेंट मैनेज करते हैं और कैसे आप जो है वो वीज़ा फाइल करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे आती है डिसीजन से रिलेटेड। आपको डिस्पैच मेल आ जाती है उस दिन जिस दिन आपकी बायोमेट्रिक हुई भी होती है कि आपका जो केस है वो UKVI को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अगर तो नहीं भी आती तो वो कोई इतनी अनयूजुअल बात नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कलेक्शन मेल तक आ जाती है और डिस्पैच मेल नहीं आती, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। यूजुअली तो ये होता है कि आपके 15 से 20 दिन लगते हैं डिसीजन आने में। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स का रश कितना है। अगर तो लोड ज़्यादा है, जैसा मेरे साथ हुआ कि मुझे पूरा 1 मंथ इंतज़ार करना पड़ा था, तो 15 वर्किंग डेज़ का वो कहते हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं। और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके 12-13 दिन में भी वीज़ा आया है। तो टोटली लक पर डिपेंड करता है। और अगर आप ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं होता है इसमें आपके पास, लेकिन अगर आप स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं कि मेरा कोई डिसीजन हुआ है या नहीं हुआ, या मेरा केस प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसमें ही होता है कि आपको जो पेड इंक्वायरी है वो करनी पड़ती है। वो होती है 2.74 पाउंड्स की। UKVI को आप जो है पेड इंक्वायरी करते हैं जिसमें आप उनसे पूछते हैं कि मेरे केस का क्या बना, मेरा जो मैंने अपना वीज़ा फाइल किया था मुझे पासपोर्ट कब तक मिलेगा। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि अभी जो ये सारा मंथ गुजरा है इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने पेड इंक्वायरीज की थी जिसके रिजल्ट में उनको सिंपल एक ही मेल आती थी और वो हर स्टूडेंट को मेल एक ही आती थी कि योर डिसीजन हैज़ बीन मेड, या किसी को ये आ जाती थी कि आपका डिसीजन अभी तक नहीं हुआ। तो वो एक ऑटो जनरेटेड ईमेल होती है, उसको करने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से सिंपली उसको कर सकते हैं। तो उसके बाद होता है एक कस्टमर केयर। कस्टमर केयर जो होती है वो VFS का ईमेल एड्रेस होता है, उस पर आप मेल करके अपना पासपोर्ट इंक्वायर कर सकते हैं कि आया मेरा जो पासपोर्ट है वो एम्बेसी से वापस आ चुका है या नहीं आया। तो उनसे कंसल्ट करने का थोड़ा बहुत फ़ायदा कह सकते हैं, हो भी सकता है कि आपको पता चल जाता है कि यार मेरा पासपोर्ट एम्बेसी से वापस आया है या नहीं आया अभी तक। तो ये थी सारी बात वीज़ा से रिलेटेड और बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आई थिंक इतना ही। अगर कोई बात रह गई हो जो मैंने नहीं बताई हो, मुझे भूल गई हो,
तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, अभी भी यहाँ पे आ रहा होगा। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा, मैं जो भी हेल्प हुई अपनी तरफ से ज़रूर आपकी करूँगा। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने वो शेयर किया आपके साथ, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो मिलती हैं फिर एक नई वीडियो में। दिस इज़ तलहा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।